नमस्कार, किसी दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं अपना फोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे दूरभाष के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे आज के एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या, कोई जानकारी आप आज के विषय संबंधित चाहते हैं तो आप हमसे दूरभाष नंबर 2800-177 और 2800-178 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो सभी जानते हैं आप शिमला का सिटी कोड है 0177। टेलीफोन नंबर से बात फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो हमने चर्चा के लिए विषय चुना है वो है आदर्श पशुशाला का निर्माण और दुधारू पशु का उचित प्रबंधन। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित अत्री। आप पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित निदेशालय में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर अत्री, आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सही प्रकार से आकार पशुशाला का होना चाहिए, उसका निर्माण लगभग कितने प्रतिशत हम कह सकते हैं कि पशुपालक हमारे जो भाई हैं वो उसको पद्धति को अपना कर पशुपालन करते हैं? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि अनुभव के आधार पर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पशुपालक हैं कि हमारे प्रदेश में, उनके जो उन्होंने पशुशालाएँ बनाई हैं उस हिसाब से नहीं है कि जैसे वो होनी चाहिए। अच्छा। और पशुपालकों को या तो अज्ञानता की वश या फिर उनके पास जो सीमित साधन है उसके अनुसार उन्होंने जो प्रयास किए, और लेकिन वो पशुशालाएँ ऐसी नहीं है कि जो एक पशु को रखने के लिए उपयुक्त हों। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी विशेष तौर पर आज समझते हैं कि ऐसी जानकारियाँ, बातों का ज्ञान हमारे पशुपालक जो हैं भाइयों को होना चाहिए? तो मुख्य तौर पर अगर सही प्रकार की पशुशाला का निर्माण हो और इसके साथ साथ सही रूप से उचित हमारे दुधारू पशुओं का हम सुनिश्चित कर सकें, उनका भरण पोषण, उनका पालन पोषण, तो कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें आप समझते हैं कि हमें उस पर ज्ञात होना चाहिए? देखिए, जो पशुशाला है उसी पर निर्भर करेगा कि जो पशु का उत्पादन है उसका कैसा है, उसका शुरू से ही उसका जो रख रखाव होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा, अगर ठीक वातावरण में वो नहीं रखा गया है, तो वो जो अगर आप एक गाय जो 10 से 15 लीटर दूध वाली भी रख लेते हो, लेकिन उसकी अगर प्रबंधन ठीक नहीं है, सही जगह पे उसको नहीं रखा है, उसको एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता, तो वो पशु अपने उत्पादन के हिसाब से आपको दूध नहीं देगा। तो सबसे पहले तो हमने ये रखना है कि पशु को रखना कहाँ है। अच्छा। जो जिस पशुशाला में हम उसमें रख रहे हैं, क्या उसमें सभी उचित प्रबंध हैं कि नहीं। उचित प्रबंध से मतलब मेरा ये है कि उसमें जो आपका पशुशाला है उसमें एक रोशनदान होना चाहिए ताकि उसमें हवा चलती रहे, जो खिड़कियों का प्रबंध होना चाहिए। अब कई क्षेत्रों में मैंने देखा है कि जहाँ पे पशुशाला है लेकिन उसमें खिड़कियों का प्रबंध नहीं है। अगर छोटी छोटी खिड़कियाँ लगाई है तो वो भी बंद रहती हैं कि मक्खी आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा। अच्छा, वेंटिलेशन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो नहीं। फिर जो दरवाजे हैं वो भी उस हिसाब से नहीं है कि वो नीचे, और वो सारा दिन बंद रखेंगे। तो जो सबसे पहला है कि आप वेंटिलेशन यानी कि हवादार होना चाहिए। हवादार से क्या होगा, एक तो उसको जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आती रहेगी और जो अंदर से उसके गैस निकल रही है वो बाहर निकलती रहेगी। और जो पशुशाला है वो भी अगर उसमें रोशनदान का, खिड़की का प्रबंध होगा तो बाहर से धूप भी आएगी और जो पशुशाला वो सूखी रहेगी। और या सूरज की जब रोशनी अंदर पड़ेगी तो वो भी एक तरह से जीवाणुओं को मारने के लिए पर्याप्त होती है। फिर पशुशाला बनाते हैं तो पशुशाला में जो दीवारें हैं, अच्छा, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो भी उसको पशुशाला पालक को ध्यान रखना चाहिए। पशुशाला की दीवारें हैं इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए उसमें कि क्रैक्स हों या दरारें हों। कई बार देखा जाएगी उनकी दरारें होंगी, टूटी फूटी होंगी। उसमें क्या होगा कि जो पशुओं में देखा चीचड़ का रोग होता है। चीचड़ के रोग में क्या है कि पशुओं के ऊपर जो चीचड़ होता है वो वहाँ से मक्खियाँ उसके अंडे लेके जाती है और दीवारों में दरारों पे रख देती है, या कहीं पे जो उसको जगह मिलती है वहाँ। फिर वो क्या होगा कि अगर वो अपने पशुओं में दवाई तो लगा रहा है लेकिन फिर वो 10 दिन के बाद फिर आ जाते हैं जी, फिर कि जी हमारे पशु को तो दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका कारण ये है कि दवाई से जो उसके शरीर पे वो थे चीचड़ वो तो मर गए। अच्छा। लेकिन जो दीवारों पे उसने जो अंडे दिए थे 10-15 दिन के बाद वो ही बड़े हो जाएंगे, फिर वो दोबारा से प्रकोप कर देंगे। तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें, अगर आदर्श पशुशाला या पशुपालन की बात करें तो जो वैज्ञानिक तरीके से आपने बताया कि साफ़ सुथरी जगह पर हो, कोई प्रकार की डैम्पनेस या कहीं पानी आपका इकट्ठा होता हो ऐसी जगह पे ना हो। सूरज के बारे में आपने बताया कि सूर्य की किरणें जो है अंदर आनी चाहिए ताकि भाई किसी प्रकार की जैसे कोई इन्फेक्शन है वो
स्वतः ही उसमें लाभ मिलता है। और अगर दीवारों की भी बात करें तो आपने कहा कि क्रैक्स नहीं होने चाहिए, और ख़ास तौर पर आपने डॉक्टर साहब जैसे ये चिचड़ रोग की बात की, ये भी काफ़ी समस्या देखने को मिलती हैं, और मुख्य कारण इसका यही है कि अगर आप चिचड़ के से बचाव की रोकथाम के लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय आप जो बड़े हो गए, या चिचड़ जो एक अंडे से जो है वो अलग उसका जो उस समय पूरा डेवलप एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि चिचड़ हो गया, वो तो मर जाएगा, लेकिन अंडे के ऊपर जो है वो उसका प्रभाव तो नहीं उसका पड़ेगा। यही है कि जो पशुपालक को कि जैसे आज दवाई लगाई है तो 10 दिन के बाद फिर वो दोबारा से स्प्रे कर ले। तो फिर जैसे ये बात कर रहे थे, तो हम उसके बाद पशुशाला है, उसमें जो दीवारें मैंने बताया, तो दीवारों पे आप चूना लगाइए, अच्छा। उससे भी कीटाणु मरते हैं अंदर। और जो फर्श है, फर्श इस प्रकार को कई जगह मैंने देखा कि फर्श बिल्कुल पक्का करके उसको स्मूथ सा बना दिया है, जिससे कि जो पशु के आपने वो खुर देखे हैं, खुर इस प्रकार के होते हैं कि अगर वो नरम जो स्पाट उस पर रखेगा, फर्श पे पाँव रखेगा तो फिसल जाएगा, जिससे कि पशु गिर जाएगा तो उसको फ्रैक्चर हो जाएगा या मांसपेशियां उसकी फट जाएंगी। तो एक बार इतने भारी पशु में अगर ये समस्या होगी तो वो फिर पशु कभी खड़ा नहीं होता। तो एक तो ये फर्श की बात होगी, और थोड़ा सा जो फर्श है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ढलानदार होना चाहिए। अच्छा। और हल्की सी नाली सी बनाए, नाली इस प्रकार की बनाए कि वो ये ना कि उसका पैर फंस जाए। अच्छा। मैंने कई जगह अब ये देखा है कि जो फर्श हैं उसमें बीच बीच में गड्ढे बना दिए हुए हैं। अच्छा। कि ताकि जो उसका मूत्र है वो इकट्ठा हो जाए। तो उससे क्या होता है कि जब पशु पीछे को होता है तो उसका पाँव उसमें फंसता है, उससे भी फ्रैक्चर हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुख्य तौर पर जो आपने ढलान वाला जो फर्श बताया है, और एक प्रकार से वो खुदरा होना चाहिए, और गड्ढे तो कम से कम उसमें नहीं होने चाहिए। और मेरा ख्याल इससे अभिप्राय यही है कि एक तरफ जो गोमूत्र वगैरह एक साइड को इकट्ठा हो गया, और प्रॉपर ड्रेनेज जो सिस्टम है आपका एक पशुशाला में होगा। पुराने समय में क्या करते थे, जैसे प्लेन के एरिया हैं जहाँ पे गर्मी वगैरह है, वहाँ क्या करते थे कि जो ईंटें हैं, ईंटें खड़ी करके वो फर्श बनाते थे। ईंटें वो पानी को सोख लेती हैं। अच्छा। तो और वो आपके उसके पशु के पैर को भी फिसलने नहीं देती है। अच्छा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया कि पशुशालाओं में खुरलियाँ ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि पशु को बांध देते हैं और उसके आगे जो घास है वो उसको वैसे ही डाल देते हैं उसके आगे। अच्छा। अब क्या होगा कि उसी पे उसने गोबर किया, उसी पे उसने मूत्र किया, वही गंदा जो एक तो घास वेस्ट होगा, पशु नहीं खाएगा, और दूसरा जो उसके पेट में गया वो पचेगा नहीं पूरा। तो अगर आपने खुरली बनाई है, साफ उसको घास मिलेगा और वेस्टेज भी नहीं होती। यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप पक्का अच्छा निर्माण करके एक पशु गृह का जो है उसको यूज़ करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप साइंटिफिकली या वैज्ञानिक तरीके से उसका निर्माण करें। जैसे आपने खुरली की बात की, सही प्रकार से खुरली होनी चाहिए जहाँ पर आप उसकी वो भी फीडिंग है, घास वगैरह जो भी उसमें खिलाएंगे, ताकि वो जो घास है वो फर्श पे ना आ जाए, और उसके साथ गोमूत्र या गोबर के साथ वो गंदा ना हो जाए, वो खराब हो जाएगा, और उससे बीमारियां भी तो उससे फैलेंगी और पशु भी आपका गंदा रहेगा। और दूसरा आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। आवागमन अगर अब शुद्ध हवा का हम कहें तो वो भी उसमें सुनिश्चित करना होगा। तो उचित यही होगा कि एक वैज्ञानिक अगर इस पर सलाह अपने निकटतम पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे तो एक अच्छा निर्माण आप कर सकते हैं। कि अगर आप खर्च कर रहे हैं, अच्छी पशुशाला बना रहे हैं, तो एक साइंटिफिक तरीके से बनाया जाए तो आपको अधिक लाभदायक होगा। तो अगर इसमें हम बात करें डॉक्टर साहब, तो मुख्य तौर पर ये तो सारी आपने बताया कि वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए, ड्रेनेज की होनी चाहिए। अगर किसी ने नई पशुशाला का निर्माण करना है तो सबसे पहले कौन सी उसके लिए उत्तम जगह है कि उसका वो चयन करें? देखिए, पशुशाला बनाने से पहले सबसे पहले तो भूमि का चयन होता है। भूमि इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें आप जहाँ पे अगर पशुशाला बनाते हैं तो सूरज की किरणें सीधे अंदर पड़े, यानी कि पशुशाला के अंदर आए, इस प्रकार से निर्माण करें ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो आपकी पशुशाला को साफ रखेगी और सुखा के रखेगी, और जितने धूप सूरज की किरणें अंदर पड़ेंगी वो पशु के लिए अच्छी होगी। और दूसरा, जो पशुशाला जब बनाना है आपने तो ऐसा क्षेत्र चुने जो साथ का आपका एरिया है उससे थोड़ा सा ऊंचा उठाओ। उसका कारण ये है कि जब आपने पशुशाला ऐसे एरिया में बनाई जो थोड़ी सी ऊंची है तो कभी बारिश होती है तो बारिश का या दूसरा पानी है जो भी इकट्ठा वाटर लॉगिंग अगर हम बात करें उससे बचाव हो सकता है। वाटर लॉगिंग होगी या पानी अंदर को जाएगा तो वो पशुशाला में हमेशा नमी बनी रहेगी, और वो सबसे बड़ा कारण है पशुओं में बीमार रहने के लिए। अच्छा, तो अगर डॉक्टर साहब ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से पशु गृह का निर्माण हो गया, इसके बाद हमने पशुपालन आरंभ करना है, तो कौन सी नस्ल का चयन किया जाए इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, चलो एक बात इसमें छूट गई थी पशुशाला में। तो पशुशाला बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पशुशाला ऐसे में बनाएं कि जहाँ पे पशु को
हमेशा 24 घंटे पानी का प्रबंध भी हो उसके अंदर। अच्छा। क्योंकि जितना पशु के पास पानी का प्रबंध होगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब जैसे आपने बोला कि पशु हमने कौन से पालने हैं। देखिए, जो पशुपालन है 3 या 4 बातों पे निर्भर करता है जी। एक तो पशु का रख रखाव कैसा है, प्रबंधन कैसा है जी। दूसरा उसका आपने उसमें प्रजनन कैसे करवाया है, तीसरा उसमें उसका खान पान कैसा है, और चौथा उसको जो आपने उसकी चिकित्सा सुविधा वगैरह है या जो आपने बीमारियों से रोकथाम के लिए करना है। तो जैसे प्रबंध मैंने बताया रख रखाव का, तो आपने पशुशाला का पूछ लिया। दूसरी बात आती है प्रजनन की, या फिर या कौन सी नस्ल का पशु आपने रखा। अच्छा। तो हमें जैसे हमें अपना क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है, तो उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमें देखना है। तो जैसे देसी नस्ल की गाय जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है निचले एरिया में, तो ये एक अच्छी है। और दोगली नस्ल की गाय, मतलब दोगली नस्ल की गाय जो पशुपालक के आम भाषा में हम बोलते हैं, वो मतलब कि जर्सी का क्रॉस हमारी पहाड़ी गाय के साथ, वो उसका ये फ़ायदा है कि अगर देखो आप शुद्ध या प्योर जैसे जर्सी रखते हो या प्योर होल्स्टाइन रखते हो, वो हमारे एनवायरनमेंट में उतनी सूट नहीं करेगी। क्योंकि इन जो ये आप बोल सकते हो कि ये जो नस्लें हैं ये बीमारियों के लिए भी और जो वातावरण के हिसाब से हमारे क्षेत्र में जो अपने को नहीं ढाल पाती हैं। हमारी अगर दोगली नस्ल की गाय होगी तो वो हमारे जो एनवायरनमेंट में भी घुल जाएगी और उसमें इतनी बीमारियां नहीं होंगी जितनी शुद्ध जर्सी या शुद्ध होल्स्टाइन गाय में होगी। तो ये क्या, अगर हम शुद्ध जर्सी या होल्स्टाइन की बात करें तो क्या ये अवेलेबिलिटी इनकी है? क्योंकि जैसे जर्सी के बारे में हम बात करें, होल्स्टाइन की बात करें, तो कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर आप पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की जो एक तरह से ये फैसिलिटी जो उपलब्ध करवाई गई है, काफ़ी कई दशक इसमें हो गए हैं। तो वही अगर आपका ब्लड आपका यूज़ हो रहा है, हम बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो अगर जर्सी की बात करें या होल्स्टाइन फ्रीजियन की बात करें तो काफ़ी हद तक उसको विभिन्न क्रॉसेस के साथ शायद प्योर नस्ल अब हमें कहीं उपलब्ध हो। देखिए, वो ढल गई हो सकता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, और जिस प्रकार की हम उनको पालन पोषण करते हैं और उसकी जो ब्रीडिंग हम इंश्योर करते हैं, तो इसमें तो काफ़ी हद तक वो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए जो हमारी चाहे पर्यावरण है चाहे भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढल चुकी है। देखिए, जो प्रजनन नीति होती है विभाग ने बनाई है, वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। अच्छा। अब जिन क्षेत्रों में आपके पास बिल्कुल पहाड़ी गाय है, अगर वो पशुपालक चाहता है कि उसको पहाड़ी के साथ ही उसने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास विभाग साहिवाल, रेड सिंधी ने और गिर के नस्ल के टीके लगवा रहा है पशुपालक की उसकी मांग के अनुसार। अच्छा, जो ये भी भारतीय हमारी नस्लें हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी इंडिजिनस एक तरह से। उसी प्रकार पे अगर पशुपालक चाहता है कि मैंने अपनी गाय को प्योर शुद्ध जर्सी या शुद्ध होल्स्टाइन से करना है, तो उसको उसकी मांग के अनुसार करते हैं। पर लेकिन उसमें उसको हम पशुपालक को समझाते हैं कि ये आपकी गाय के लिए ये ठीक रहेगा या ये रहेगा। अच्छा, तो इसमें अगर डॉक्टर साहब हम बात करें, जैसे आपने कुछ नस्लों की बात की और ख़ास तौर पर जो बाहर की हैं, तो उनका जैसे आकार, जैसे होल्स्टाइन फ्रीजियन की आपने बात की, आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो लेकिन आहार की अगर हम यहाँ बात करें कि पशुपालन को सही प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से पालने के लिए आहार भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये नहीं है कि अगर आपके पास हम कह दें कि आपने दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो आप ऐसी ब्रीड्स का या ऐसी नस्लों का आप पशुपालन करें कि जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इनकी जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। जब तक आहार नहीं होगा तो आपकी सलाह रहेगी, तो कैसा हमें इसमें करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर हमें किसी भी नस्ल की गाय हो, अगर उससे हमने उसका प्रोडक्शन लेना है तो उसकी जितनी आवश्यकता है उस अनुसार हमें आहार भी तो उसे प्रदान करना होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। और विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि आजकल जैसे देखने को आ रहा है और काफ़ी ये खबरें भी इसकी निकल के आ रही हैं कि वही जो आहार है, अगर हम उसकी बात करें तो वो काफ़ी महंगा हो गया। तो इसके बारे में आप बताएं, क्या ऐसा आहार हम पशुपालन में यूज़ कर सकते हैं जिसका निर्माण जो है हम घर द्वार पर ही हमारा पशुपालक भाई करें, या हमें इसको बाज़ार से ही क्रय करना होगा? और आहार की अगर हम बात करें मुख्य तौर पर कौन कौन सी ऐसी घटक हैं जो और कितने मात्रा में हम इनका सेवन करवाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, सबसे देखो, जो मैंने अभी आज हमारी चर्चा शुरू हुई है उससे शुरू में ही मैंने कहा था कि अगर आपके पास पशु ऐसा है जो 10 से 15 लीटर भी दूध देता है, ठीक, लेकिन अगर उसका रख रखाव ठीक नहीं है तो वो आपको उतना उत्पादन नहीं देगा। तो और मैंने बताया था 4 चीज़ों पे निर्भर करेगा। प्रबंधन की बात होगी, फिर प्रजनन की बात होगी, अब बात आई आहार। यदि आप अपने पशु को ठीक आहार नहीं खिला रहे तो आपका पशु
का जो प्रबंधन है या प्रजनन है, जो भी आप करवा रहे हो, अच्छी से अच्छी नस्ल का आप उसमें प्रजनन करवा रहे हो, तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो पशुपालन, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है या मुर्गियां हैं, सब पशु आहार के ऊपर निर्भर करेगा जी। अब पशु आहार हमने कैसा देना है, देखिए हमारे पास हमने पहले से ही प्रबंधन करना शुरू कर देना। आज तक चलो हो सकता है हमारे पशुपालक काफ़ी जागरूक हैं, वो करते होंगे, या कोई होंगे जो नहीं करते होंगे जी। तो हमने ये देखना है कि देखो जैसे आज का टाइम आया हमारे पास, गर्मियों का टाइम है, हमारे पास घासनियों में घास नहीं होता जी। तो हमें किस पे निर्भर रहना पड़ता है, हमारे पास जो पेड़ों की पत्तियों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो हमें अगले साल की प्रबंधन अभी से स्टार्ट कर देना है। देखिए जैसे हमारा वर्षा ऋतु आती है तो हम उसमें ऐसे पेड़ों को लगाएं अपनी घासनियों में या खेतों की मेड़ों पे, जो हमारे को गर्मियों में जाके हमको चारा दे सके। देखिए सबसे बड़ा जो है निचला क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस है जो हम लगा सकते हैं, जैसे शहतूत है, बान है, फिर ब्यूल है, फिर आपके पास रुबीनिया है, लुसीनिया है, उससे ऊपर वाला क्षेत्र आ जाएगा उसमें रुबीनिया लुसीनिया लगता है। फिर आपका लॉस पिटी किन्नौर का एरिया का उसमें बिलो लग सकता है। तो देखिए सबसे जो एक पेड़ है ब्यूल है, वो इसमें बिल्कुल विषैले तत्व नहीं होते, जीरो टॉक्सिन लेवल बोलते हैं उसको। अच्छा। वो पशु के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। फिर जैसे रुबीनिया का है, अगर हम अपने खेतों की साइड पे या घासनियों में लगाते हैं तो वो जो वायु से नाइट्रोजन को खींचेगा और वो ज़मीन में देगा, वो आपके जो खेतों की या घासनियों की उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। अच्छा, एक तो आपकी खेती की उर्वरकता भी आपकी बढ़ सकती है। तो ये तो डॉक्टर साहब हो गया, जैसे आपने बताया कि आप जैसे गर्मी है पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, घासनी में घास नहीं। अच्छा, तो ऐसी समस्या हमें सर्दियों में तो आती है, जैसे हरा घास नहीं होता। तो अगर आप घटक की बात करें तो एक सही प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से हमने पशुपालन करना है तो मुख्य तौर पर कौन कौन से घटक हैं फीड के, आप कह सकते हो, जो हमें खिलाना है। जैसे आप घास सभी खिला रहे हैं, दाना आप खिला रहे हैं, और आप तूड़ी वगैरह का भी इसमें वो करते हैं। तो इसमें थोड़ा बताएं कि एक थंब रूल की अगर हम बात करें एक लेमैन के लिए, एक आम किसान, आम पशुपालक को क्या आपकी सलाह है? अगर एक पशुपालक के पास खिलाने के लिए सूखी घास है, ठीक है, तो वो सूखी घास अगर वो एक वयस्क गाय है 250 से 300 किलो की है तो वो उसको आप सूखी घास 9 से 10 किलो देगा, और साथ में उसने उसे आहार दाना, दहाने की बात कर रहा हूँ मैं, दाना देगा। निर्भर करेगा उसके कि वो अभी क्या वो दूध दे रहा है या बिना दूध के है या उसके पेट में बच्चा है, उस पर निर्भर करेगा। ऐसा पशु जो बिल्कुल भी दूध नहीं दे रहा है और बड़ा है तो उसको आपने प्रतिदिन 1.5 किलो दाना देना है। अच्छा, उसके घास के अलावा। फिर जैसे मान लो कि उसको टीका लग गया, उसने अगर कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया है और उसके पेट में 5 महीने का बछड़ा या बछड़ी है तो धीरे धीरे उसके आहार की मात्रा बढ़ानी कि गर्भ के समय उसको 1.5 किलो से अतिरिक्त 1 किलो दाना और दिया जा रहा है। अच्छा। फिर जैसे उसने प्रसव हो गया, बछड़ा या बछड़ी हो गया, तो फिर वो उसके दूध के उत्पादन के हिसाब से करेंगे 1.5 किलो उसके शरीर के लिए और प्रत्येक 2.5 किलो दूध गाय के लिए, अगर गाय के दूध के लिए, और 2 किलो भैंस के लिए सोच के आपने अतिरिक्त दाना देना है। अच्छा, जैसे एक गाय 10 किलो दूध देती है, तो आपने 1.5 किलो उसको देना है शरीर के लिए और 4 किलो अतिरिक्त पड़ जाता है। अच्छा। फिर अगर पशुपालक बोलेगा इतना तो मैं दे नहीं सकता और इतना आज की महंगाई में देना भी बड़ा मुश्किल है जी, तो अगर उसके पास हरा घास का इंतजाम है, ठीक है, प्रबंधन है, तो वो 10 किलो हरे घास के ऊपर 1 किलो दाने को कम कर सकता है। अच्छा, तो ये भी आपने बिल्कुल उचित आपकी सलाह इसमें रहेगी और पशुपालकों के लिए भी। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब बात करें, जैसे हम कह रहे थे जैसे हरे घास की भी कई बार रहती है, और अगर हम आज साथ लगते अपने जो हमारे सीमावर्ती वाले के साथ क्षेत्रों में जो अन्य प्रदेश है वहाँ से भी हम देखते हैं कई बार जो है भूसा, तूड़ी वगैरह है जो ये एक तरह से हम इसका इम्पोर्ट हमारे प्रदेश में होता है, तो उसको अगर खिलाया जाए, घास हमारे पास नहीं, तो तूड़ी का भी कुछ आप कह सकते हैं उपयोग है? जो तूड़ी है वो आपका एक तरह से पशु का पेट भरने लायक ही है, उसमें पौष्टिकता बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, मतलब जो ताकत अगर हम बात करें और शरीर के लिए उत्पादन के लिए तो उसके लिए उपलब्ध नहीं है। हरा चारा या जो आपने बचा के रखा है चारा, जो आपने देखो बरसात में बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, तो उसको आप इस तरह से प्रबंधन करें कि आपको सर्दियों में काम आए। जैसे सर्दियों की बात कर रहे थे, ठीक, जैसे बरसात खत्म होने वाली होती है, फिर आप घासनियों में देखते हो घास, फिर वो सब हम सब चले जाते हैं घासनियों में घास काटने, पर हमारे जो पशुपालक को यही नहीं पता कि आपने घासनी में किस अवस्था पे आपने घास काटनी। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। आमतौर पर जैसे घासनी में जो घास होता है वो भी है, जैसे हम कहते हैं कि, और आपका जो विभाग के माध्यम से, चाहे कृषि विभाग है तो वहाँ से, और पहले आपका मेरा ख्याल पशुपालन विभाग भी जो उत्तम किस्म के जो घास होते हैं उनके बीज वगैरह उपलब्ध करवाता था।
तो अब ये कृषि विभाग के माध्यम से मिलते हैं। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि किस स्टेज पे काटने, तो जैसे हम पशुपालकों से आमतौर पे पूछते जी आपको कैसे पता लग गया कि घासनी में काटना, हाँ ठीक है। तो वो अज्ञानतावश यही बोलता है कि ये सितंबर का महीना आ गया है, हाँ। तो हम थोड़ा सा सूखने लग जाता है तो हम काटने लगते, लेकिन उसको सही नहीं पता कि कैसे काटना। तो उसके लिए मैं पशुपालकों को बताना चाहूँगा, हमारी घासनियों में जब जो घास लगा है उसमें 50% के आधे के लगभग जो घास है उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो वो एक अच्छी स्टेज है जिस पे आप उसको घास को काट के सुखाना, खेतों में सुखाएं, जिसको हम हे बोलते हैं, सूखा घास बोलते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि उस अवस्था में जो हमारा घास है उसमें प्रोटीन की मात्रा भी सही होगी, विषैले तत्व नहीं होंगे और हरापन भी उसका ठीक होगा। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें अगर उचित मात्रा में और उचित गुणवत्ता का आहार, जिसमें ये सभी आ गया, आपने दाने की बात की कि एक तरह से उसके शरीर के लिए आपको कितना चाहिए और कितना उसका उत्पादन होता है, उसके हिसाब से भी आपको दाना बढ़ाना पड़ता है। तो ये ना केवल आप एक तरह से उत्पादन अच्छा उससे प्राप्त कर रहे हैं, और जैसे आपने गाभिन गाय की भी बात की थी, उसका जो बच्चा होगा वो भी अच्छा तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर साहब एक भ्रांति होती है, जैसे जैसे उसका लास्ट 1-2 महीने या 3 महीने रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसकी जो फीडिंग है एनिमल की वो कम कर देते हैं। वो इसी भ्रांति में रहते हैं कि अगर हम इसकी फीडिंग नॉर्मल रखेंगे तो हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा साइज़ का, आकार का हो जाए और कहीं भी प्रसव के टाइम उसको प्रॉब्लम हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें मैं आपको ये जो भ्रांति है उसके लिए पशुपालकों को मैं बताऊँ ऐसा बिल्कुल ना करें। अब क्या होता है कि पशुपालकों ने देखो इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। जब उनका पशु गर्भकाल, जब उसने प्रसव हो गया, उसने बछड़ा या बछड़ी दे दी, तो कई अधिकतर समय जो ऐसे पशुपालक जो ऐसा करते हैं उनको ये देखने में आया है कि उनका पशु बैठ जाता है, फिर उसको दवाइयाँ लगा रहे, दवाई पे इतना खर्च हो रहा है, फिर पशु खड़ा हो रहा है, और कई बार तो पशु खड़ा ही नहीं होता। तो और चलो अगर पशु खड़ा भी हो गया तो उसमें शारीरिक तौर पे इतनी कमजोरी आ जाती है कि उसका दूध उत्पादन उतना नहीं हो पाता। जबकि इसके विपरीत तो डॉक्टर साहब अगर अंतिम जो हम ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो उसके शरीर को, गाय को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा आहार की जो है आपको और अच्छी गुणवत्ता। अच्छा, फिर मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे प्रसव हो गया, उसने बछड़ा या बछड़ी दे दिया, तो शुरू के उसने 7 से 10 दिन तक बिल्कुल हरा चारा मत दें। अच्छा। देना है तो हरा और सूखा मिला के दें, और साथ में शुरू के 8-10 दिन खल, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, ऐसा आहार ना दें। अच्छा। उस टाइम उसको गुड़ की आवश्यकता है और जो वो एनर्जी की आवश्यकता है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब इसमें आरएम का जो उसका दूध कैलोस्ट्रम जिसे आम भाषा में कहते हैं, और उसकी भी कितनी उपयोगिता आप समझते हैं? देखिए, वो सबसे आवश्यक है क्योंकि वही एक आहार है जो नवजात के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा। उसमें देखिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, उसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा होगी, आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। फिर जो वो दूध होगा, पहला दूध होगा, वो इसको पिलाएंगे तो उसका जो गोबर है, अच्छा। मल है, उसको त्यागने में भी उसकी मदद करेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। और ये बीमारियों से लड़ने के लिए भी उसके हाँ, लिए अगर रोग निरोधक क्षमता की बात करें, एक तरह से कंप्लीट उसके लिए डाइट है। और जैसे आपने बताया कि 8-10 दिन तक तो उसको ना कुछ खिलाना है तो हरा और मिक्स करके थोड़ा ड्राई उसके साथ रखें। डॉक्टर साहब, आज आपने एक जो हमारे दुधारू पशु का प्रवर्धन और पशुशाला का जो किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से निर्माण सुनिश्चित करना ताकि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें और हमारे पशु को सही प्रकार से हम पाल सकें ताकि हम अच्छा लाभ उससे ले सकें, आपने हमारे पशुपालक भाई की इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।